हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू लगा रहे थे और इसका हम लोग 9th क्लास के एनसीईआरटी से शुरू किए हैं, जिसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, जिसका कि फ़र्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। ये आज हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि हम लोगों को कितना याद रहा है जो हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वही उसी को आधार बनाकर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो पढ़े हैं वह हम लोगों को कितना याद रहा, और नहीं याद रहा तो उसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नात्सी विचार का पर्यायवाची किसका था? नात्सी विचारधारा का पर्यायवाची किसका था? तो चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, एडोल्फ हिटलर का विश्व दृष्टिकोण। तो यह एडोल्फ हिटलर का विश्व दृष्टिकोण था। नाज़ियों के विश्व दृष्टिकोण में सबसे निचले पायदान पर कौन था? सबसे निचले पायदान पे आर्य, नार्डिक जर्मन, यहूदी, पोलैंड निवासी। तो यह कौन थे? यहूदी थे सबसे निचले पायदान पे। हिटलर की नस्ली सोच किन विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी? अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, प्लेटो और अरस्तु, सिगमंड फ्राइड और कार्ल जंग। तो हिटलर की नस्ली सोच किन विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी? यह बी ऑप्शन होगा, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन द्वारा जो दिया गया है नेचुरल सिलेक्शन, और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात। इसी सिद्धांत पर उसकी नस्ली विचार है। हिटलर के अनुसार आर्य नस्ल को क्या करना आवश्यक है? अपनी शुद्धता बनाए रखना, अपने धर्म का प्रचार करना, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करना। तो आर्य नस्ल को क्या करने की आवश्यकता है? अपनी शुद्धता बनाए रखना। लेवे की भू राजनीतिक अवधारणा का क्या मतलब है? जातीय समूहों के बीच भाईचारा बढ़ाना, अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जा करना, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, धार्मिक प्रचार करना। तो लेवे नॉस्ट्रुम की भू राजनीतिक अवधारणा है कि अधिक से अधिक इलाकों पर कब्जा करना। हिटलर का यही नीति था कि अधिक से अधिक एरिया पर कब्जा करना है। हिटलर सबसे पहले किस देश को अपने विस्तार के लिए प्रयोगशाला बनाना चाहता था? रूस, फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड। तो यह प्रयोगशाला के लिए जो विस्तार करना चाहता था वह था पोलैंड। ठीक है। नाज़ियों ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले क्या किया? जर्मन साम्राज्य का विस्तार, शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना, दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाए, नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नाज़ी जब सत्ता में आए तो वह शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना की। नाज़ियों के यूथेनेसिया दया मृत्यु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध के घायल सैनिकों की देखभाल करना, मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य जर्मनों को मार देना, बुजुर्ग लोगों की देखभाल करना, चिकित्सीय शोध करना। तो यह उन लोगों का क्या कार्यक्रम था कि जो मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य हैं उन जर्मनों को मार देना। किस नस्ल को नाज़ी जर्मनी में सबसे अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा? जिप्सी, पोलिश, रूसी, यहूदी। तो देखिए, मरना तो सबको पड़ा, लेकिन यहूदी सबसे ज़्यादा उत्पीड़न उन लोगों को सहना पड़ा था। नाज़ियों ने यहूदियों को किस प्रकार की बस्तियों में रहने के लिए मजबूर किया? नाज़ियों ने यहूदियों को शहरों में, घेटों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, किलेबंदी में। तो यह आपको बुक पढ़े हैं तो आपको याद होगा, घेटों में। नाज़ियों
की नज़र में यहूदी समस्या का समाधान क्या है? धर्मांतरण, उन्हें नौकरी देना, उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर देना, उन्हें शिक्षा देना। तो उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर देना। यहूदी समस्या का समाधान क्या है? उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर देना। 1939 से 45 के दूसरे दौर में नाज़ियों ने यहूदियों के साथ क्या किया? उन्हें व्यापार में मदद दी, उन्हें पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में मार दिया, उन्हें जर्मन नागरिकता दी, उन्हें अन्य देशों में भेज दिया। तो उन्हें यह जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसके बीच में उसने पोलैंड में जो गैस चैम्बर बनाया गया था उसमें उन लोगों को मार दिया। नाज़ियों ने पराजित पोलैंड के लोगों के साथ क्या किया? उन्हें जर्मन नागरिकता दी, उन्हें उनके घर और माल असबाब छोड़ने के लिए मजबूर किया, उन्हें व्यापार में मदद दी, उन्हें जर्मनी में बसाया। तो उन्हें पराजित पोलैंड के लोग जो थे उन्हें उनके घर और माल असबाब छोड़ने के लिए मजबूर किया। पोलैंड के बच्चों के साथ नाज़ियों ने क्या किया? उन्हें उनके माता पिता के साथ रहने दिया, उन्हें नस्ल विशेषज्ञों के पास भेजा, उन्हें शिक्षा के लिए जर्मनी भेजा, उन्हें पोलैंड में ही रखा। तो उन्हें नस्ल विशेषज्ञों के पास भेजा। जो अच्छे नस्ल के बच्चे होंगे उनको रख लिया जाएगा, बाकी सबको मार दिया जाएगा। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार के अनुसार जर्मन नागरिक कौन हो सकते थे? जो जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार के तहत यहूदियों के लिए कौन से प्रतिबंध लगाए गए? सरकारी सेवाओं से निकल जाना, यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री, उपरोक्त सभी। तो न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार के तहत यहूदियों के लिए सरकारी नौकरी से, सरकारी जितना भी सेवा है उससे बाहर निकल जाओ, सरकारी सेवाओं से। यहूदी और जर्मनी के बीच अब विवाह नहीं हो सकता है, यहूदी की संपत्ति की जब्ती और बिक्री, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 1938 में यहूदियों की संपत्ति पर हुए हमले को क्या नाम दिया गया? युद्ध का प्रारंभ, घेटो बस्तियों का निर्माण, ऑफ ब्रोकन ग्लास की रात, न्यूरेमबर्ग कानूनों का उल्लंघन। तो उनके ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑफ ब्रोकन ग्लास की रात। 1940 से 44 के दौरान यहूदियों को कहाँ रखा गया? जर्मन घरों में, यहूदी मकानों में, घेटो बस्तियों में, पोलैंड के गांव में। तो 1940 से 44 के बीच घेटो बस्तियों में उन लोगों को रखा गया। घेटो बस्तियों की स्थिति कैसी थी? तो घेटो बस्तियों की स्थिति बहुत ही पिछड़ी और निर्धन थी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो यहूदियों को रखा जाता था। हिटलर को युवाओं में दिलचस्पी क्यों थी? उन्हें व्यापार में शामिल करने के लिए, उन्हें नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाने के लिए, उन्हें कला और संगीत में प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें खेल कूद में माहिर बनाने के लिए। जाहिर सी बात है बी नंबर ऑप्शन होगा, उन्हें नाज़ी विचार की घुट्टी पिलाने के लिए। नाज़ी सरकार ने स्कूलों में किसे नौकरी से हटाया? तो यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय शिक्षकों को, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहूदी और राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय शिक्षकों को स्कूल की नौकरी से हटाया। नाज़ी शिक्षा प्रणाली में कौन सा नया विषय शामिल किया गया? जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, नस्ल विज्ञान और इतिहास। तो नस्ल विज्ञान एक नया विषय शामिल किया गया था। हिटलर का मानना था कि कौन सा खेल बच्चों को फौलादी, दिलवाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है? तो वह था मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी से फौलादी, दिलवाला, ताकतवर और मर्दाना बन सकता है। 10 साल की उम्र में बच्चों को किस संगठन में दाखिल कराया जाता था? हिटलर यूथ या यंग फोक लेबर सर्विस सेना। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, यंग फोक। ठीक है,
14 साल की उम्र में लड़कों को किस संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी? तो 10 साल में युंग फोक और 14 साल में हिटलर यूथ में, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। हिटलर यूथ में बच्चों को क्या सिखाया जाता था? युद्ध की उपासना और आक्रामकता, कला और संगीत, व्यापार और व्यवसाय, चिकित्सा और विज्ञान। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, युद्ध की उपासना और आक्रामकता सिखाया जाता था। 18 साल की उम्र के बाद युवाओं को कहाँ शामिल होना पड़ता था? तो युवाओं को कहाँ शामिल होना पड़ता था? लेबर सर्विस में, श्रम सेवा में शामिल होना पड़ता था। नात्सी यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ? नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। यह डेट याद रखिएगा, 1922 में, यह ईयर इम्पॉर्टेंट है। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में। नात्सी यूथ लीग का नाम बदलकर हिटलर यूथ कब किया गया? यह 1926 में किया गया। 1926 में इसका नाम बदल दिया गया था। पहले नात्सी यूथ लीग 1922 में बना और उसके बाद फिर इसका गठन हुआ, उसका नाम बदला गया 1926 में। 1933 तक हिटलर यूथ में कितने से ज़्यादा बच्चे शामिल थे? 1933 तक, यानी 1922 में हिटलर यूथ लीग बना था और उसके बाद 1933 से 12.5 लाख से अधिक बच्चे उसमें शामिल थे। सी नंबर ऑप्शन होगा, 12.5 लाख से ऊपर। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए क्या किया गया? नए युवा संगठनों का गठन, सभी युवा संगठनों को भंग और प्रतिबंधित कर दिया गया। तो युवा आंदोलनों को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी जितने भी मतलब संगठन थे उनको भंग कर दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन होगा। नात्सी जर्मनी में महिलाओं को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? महिलाओं को कहा जाता था कि शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म दो, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को, और उनका पालन पोषण करो। बी नंबर ऑप्शन होगा, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देने और पालन पोषण की। हिटलर के अनुसार नात्सी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन थी? सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन थी हिटलर राज्य की, नात्सी राज्य की? माँ, क्योंकि वही शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म देती थी। जिन महिलाओं को नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म दिया उनके साथ कैसा बर्ताव होता था? उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था, उन्हें दंडित किया जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, उन्हें दंडित किया जाता था। कितने बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था? सोने का तमगा दिया जाता था 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को। आर्य औरतों को निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाता था? तो उनको क्या किया जाता था? गंजा करके शहर में घुमाया जाता था, तख्ती लटका दिया जाता था, और यह तो किया था, जेल की भी सज़ा दी जाती थी। नागरिक सम्मान छीन लिया जाता था। हाँ, नागरिक सम्मान छीन लिया जाता था, गंजा करके शहर में घुमाया जाता था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जो महिलाएं अच्छा बच्चा पैदा नहीं करती थी उन लोगों के लिए सज़ा था। नात्सी शासन ने भाषा और मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया? वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, धार्मिक प्रचार के लिए, अपने तौर तरीके को बयान करने और समर्थन हासिल करने के लिए। तो मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया? अपने तौर तरीके को बयां करने के लिए और उनका समर्थन हासिल करने के लिए। नात्सियों ने सामूहिक हत्याओं को किस शब्द से व्यक्त किया? अंतिम समाधान, ठीक है। या अच्छा, अंतिम सामूहिक हत्या को अंतिम समाधान, चयन, यूथनेसिया। तो यह तीनों शब्द यूज किया जाता, ठीक है, कि सामूहिक हत्या को अंतिम समाधान, चयन या यूथनेसिया। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मारा जाता था। गैस चैम्बरों को नात्सी दस्तावेजों में क्या कहा जाता था? गैस चैम्बर को नात्सी दस्तावेज में कैसे, मतलब कि वो लोग कोड वर्ड में बात करते थे, जैसे कि अभी हत्या करने को अंतिम समाधान, चयन या यूथनेसिया इस तरह का नाम देते थे। उसी तरह गैस चैम्बरों को नात्सी दस्तावेजों में क्या कहा जाता था? संक्रमण मुक्त क्षेत्र, ठीक है। नात्सी प्रचार के लिए कौन से माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता था? रेडियो, पोस्टर,
तस्वीरें, फिल्में, आकर्षक नारे और इश्तिहारी पर्चे, तो सब कुछ यूज़ किया जाता था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर देने वाली कुख्यात फिल्म कौन सी थी? तो यह कौन सी फिल्म थी? यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, द एटर्नल ज्यू। ठीक है, तो यह फिल्म का नाम याद रखिएगा। नाज़ी पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की छवियां कैसे दिखाई जाती थी? तो सम्मानित व्यक्ति के रूप में मजाक उड़ाते और अपमानित करते हुए, तो मजाक उड़ाते और अपमानित करते हुए दिखाया जाता था। नाज़ी प्रचार में यहूदियों को किस प्रकार की छवियों में पेश किया जाता था? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान पहने। ठीक है, दाढ़ी बढ़ाए और कफ्तान पहने दिखाया जाता था उनको। नाज़ी प्रचार में यहूदियों की चाल ढाल की तुलना किन जीवों से की जाती थी? तो केचुआ, चूहा, कीड़ा, इन सब से किया जाता था उनका चाल ढाल का तुलना। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नाज़ियों ने अपने प्रचार अभियान से किसका सामाजिक आधार पैदा किया? शिक्षा का प्रसार, वैज्ञानिक अनुसंधान, नाज़ीवाद, व्यापार का विस्तार। नाज़ियों ने अपने प्रचार अभियान से किसका सामाजिक आधार पैदा किया? नाज़ीवाद का। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1914। इसमें अभी अब कुछ डेट आएगा, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 को शुरू हुआ। वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान कब हुआ? वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान कब हुआ? तो यह 9 नवंबर 1918। ठीक है, 9 नवंबर 1918। 1 सितंबर, या डी नंबर जो ऑप्शन है 1 सितंबर 1939, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह ख़त्म हो गया था। वारसा की संधि कब हुई? यह 28 जून 1919 को हुआ। वारसा की संधि 28 जून 1919। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी 1933 में बना। डी नंबर ऑप्शन। जितना भी बता रहे हैं वह सब याद रखिएगा। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939। सॉरी, अगर हम ऊपर थोड़ा गलत बता दिए थे। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यहाँ शायद हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे बताने में। हाँ, अच्छा, ठीक है। 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा गलत बता दिए थे इस क्वेश्चन में कि डी नंबर ऑप्शन 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। चलिए, तो आगे देखते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को। जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में कब घुसी? जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में कब घुसी? 22 जून 1941 में। 22 जून, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 22 जून 1941 में। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू। ठीक है, और 22 जून 1941 में जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसी। यहूदियों का कत्लेआम कब शुरू हुआ? यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ 23 जून 1941 में। 23 जून 1941 में। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 दिसंबर 1941 में। 8 दिसंबर 1941 में। सोवियत फौजों ने ऑस्विट्ज़ को कब मुक्त कराया? ऑस्विट्ज़ को कब मुक्त कराया? 27 जनवरी 1945। सोवियत फौजों ने ऑस्विट्ज़ को कब मुक्त कराया? 27 जनवरी 1945। यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय कब हुई? यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय कब हुई? 8 मई 1945। डी नंबर ऑप्शन 8 मई 1945। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, सारा
डेट वाइज था, इसलिए एक बारी और देख लेते हैं। चलिए यहाँ से, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1914, यानी ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद वाइमर गणराज्य, वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान कब हुआ? तो वह हो जाएगा 9 नवंबर 1918। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ। वर्साई की संधि कब हुई? वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919, 28 जून 1919, ठीक है। उसके बाद आता है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933। आप चाहें तो नोट कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपके बुक में सही है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939। जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ में कब घुसी? तो यह 22 जून 1941 को घुसी थी, ठीक है, 22 जून 1941 को। यहूदियों का कत्लेआम कब शुरू हुआ? यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ 23 जून 1941, 23 जून 1941 में, ठीक है। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, मतलब ए नंबर ऑप्शन जो है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 22 जून 1941 को सोवियत मतलब जर्मन सेनाएं जो थी वह सोवियत में घुसना शुरू की, सोवियत संघ में। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? वह 8 दिसंबर 1941 में शामिल हुआ था, 8 दिसंबर 1941 में शामिल हुआ। सोवियत फौजों ने ऑस्विट्ज़ को कब मुक्त कराया? सोवियत फौजों ने ऑस्विट्ज़ को कब मुक्त कराया? सी नंबर ऑप्शन, 27 जनवरी 1945, 27 जनवरी 1945। यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय कब हुई? यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय 8 मई 1945, 8 मई 1945, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन। नाज़ीवाद के खिलाफ आम लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? नाज़ीवाद के खिलाफ आम लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? लोगों ने नाज़ीवाद के खिलाफ प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग किया। नाज़ीवाद के बढ़ते प्रचार पर जनता में भय और गुस्सा बढ़ा। अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दों में व्यक्त करने के लिए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। जर्मन आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाज़ीवाद का समर्थन करता था। तो इसमें पूछ रहा है नाज़ीवाद के खिलाफ आम लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो आम लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में पूछ रहा है, तो एक बार और क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। लोगों ने नाज़ीवाद के खिलाफ प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग किया। नाज़ीवाद के बढ़ते प्रचार पर जनता में भय और गुस्सा बढ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं था, भय और गुस्सा नहीं बढ़ रहा था। अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में व्यक्त करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। जर्मन आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाज़ीवाद का समर्थन करता था। तो यह डी नंबर ऑप्शन जो वह गलत हो जाएगा। नाज़ीवाद के खिलाफ आम लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में सही नहीं है, वह यह था कि जर्मन आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाज़ीवाद का समर्थन करता था। तो यह सही नहीं था, नाज़ीवाद का बहुत बड़ा आबादी समर्थन नहीं करता था। पादरी न्यूम्योलर का क्या योगदान रहा था नाज़ीवाद के खिलाफ? आपके बुक में पादरी न्यूम्योलर के बारे में दिया हुआ है। उन्होंने नाज़ी साम्राज्य में लोगों का विरोध का संघर्ष किया। उन्होंने नाज़ीवाद की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने गेस्तापो के साम्राज्य में अपने समर्थन की घटनाओं का संगठन किया। उन्होंने अपनी प्रचार पत्रिका में नाज़ीवाद की प्रशंसा की। तो इसमें देखिए पादरी न्यूम्योलर का योगदान पूछ रहा है कि पादरी न्यूम्योलर का क्या योगदान था नाज़ीवाद के खिलाफ। तो उन्होंने नाज़ी साम्राज्य के लोगों का विरोध किया था, मतलब नाज़ी साम्राज्य में जो लोग थे उनका विरोध किया था, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं शार्लेटे बेराट की किताब थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स
का क्या विषय था? शार्लेटे बेराट की किताब थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स का क्या विषय था? यह एक किताब संग्रह है जो नाज़ीवाद के खिलाफ लिखी गई। यह एक रोमांस उपन्यास था जो नाज़ीवाद की आधारभूत कहानियों पर आधारित था। यह एक आत्मकथा है जिसमें लेखिका ने अपने अनुभवों को साझा किया। यह एक डायरी है जिसमें यहूदियों के जीवन की व्यक्तिगत उपलब्धियां दर्शाई गई। तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि शार्लेटे बेराट की किताब थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स में क्या लिखा, यह किस विषय पर है? यह एक डायरी है और इसमें यहूदियों के जीवन की व्यक्तिगत उपलब्धियों को दर्शाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाध्वंस हॉलोकॉस्ट का अर्थ क्या है? तो इसमें जर्मन में नाज़ी शासन के दौरान यहूदी लोगों के खिलाफ अत्याचार। हॉलोकॉस्ट का क्या अर्थ है? जर्मन में नाज़ी शासन के दौरान यहूदी लोगों के खिलाफ अत्याचार। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। महाध्वंस के दौरान जर्मनी में क्या हुआ? यहूदी लोगों का उत्पीड़न और कत्ल हुआ। महाध्वंस हॉलोकॉस्ट के दौरान जर्मन समाज की स्थिति क्या थी? दुखी और पराजित। ठीक है, और तो कोई हो नहीं सकता। चलिए, तो इसमें अब सारा सवाल कंप्लीट हो चुका है और ये लगभग 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आगे अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, लंबा वीडियो हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 4th चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।